आज हम आपके लिए बात करेंगे हिंदी के वर्ण चैप्टर का। रिवाइज में वर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे बहुत सारा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। आपसे बहुत सारा प्रश्न पूछता है, किससे? वर्ण से। और अगर आप इस एक क्लिप को देख लेते हैं तो आपको क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। किसके बारे में बात करेंगे जी? वर्ण। पता है, वर्ण के बारे में बात करेंगे। और इससे आपके एग्जाम के कोनो एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, पूछा ही होगा कम से कम 5 गो प्रश्न। कितना प्रश्न? 5 प्रश्न। उसको बंद कर लीजिए। कितना प्रश्न पूछता है जी? 5 गो। नहीं, उसको नहीं बंद करना है। 5 प्रश्न आपसे पूछेगा। शांत रहेंगे। आपसे 5 प्रश्न पूछेगा, तो इसके बारे में आप लोग ऐसे नहीं है कि अननोन है, इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में ये सबसे पहले सब्जेक्टिव में नहीं पूछता, ही पूछता है कौन चीज में? ऑब्जेक्टिव में। और आज हम उन सारे प्रश्नों से आपको अवगत कराएंगे जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में ये वर्ण चित्र से पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वह मूल ध्वनि जिसका खंड टुकड़ा न किया जा सके क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका खंड टुकड़ा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ण के भेद के बारे में। किसके बारे में जी? वर्ण के भेद के बारे में। किसके बारे में? वर्ण के भेद के बारे में। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन चीज? स्वर वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या जी? व्यंजन वर्ण। बात करते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण कहा जाता है कि जिसका उच्चारण अपने आप हो। क्या हो? अपने आप, यानी जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर कहते हैं। और जिसका उच्चारण स्वर के सहायता से हो। किसके सहायता से हो? स्वर के सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण खुद के द्वारा हो वह स्वर होता है, और जिसका उच्चारण किसके द्वारा हो? व्यंजन के द्वारा हो, उसको क्या कहते हैं? स्वर के द्वारा हो उसे व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। और इसकी कुल संख्या कितनी है? 36 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 36 है। अब बात करेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में हो? स्वर के बारे में। स्वर के बारे में अगर भेद की बात की जाए तो इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। इसको कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। एक, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसके आधार पर जी? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगे समय। और एक बांटा गया है जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। ध्यान रखेंगे, इसके उच्चारण के आधार पे ऐसे आपको 2 ही भेद पढ़ाया जाएगा। एक पढ़ाया जाता है ह्रस्व और एक पढ़ाया जाता है दीर्घ। लेकिन एक और होता है प्लुत। अब सर जी हम लोग क्या करेंगे अगर एग्जाम में पूछ दे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, क्या करेंगे हम लोग? तो आप लोग इन्हीं दोनों के चक्कर में जाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया में इकलौता एक ही है, ओम। क्या है? ओम। ये जो है ना, ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। आगे समझ में? अब बात करते हैं एग्जाम में क्या पूछता है। तो ह्रस्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो ह्रस्व को एक मात्रिक कहा जाता है। एक मात्रिक कहा जाता है। और दीर्घ को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक कहा जाता है। दीर्घ को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक कहा जाता है। ठीक है, ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक।
ह्रस्व को एक मात्रिक और दीर्घ को द्विमात्रिक कहा जाता है। आगे समझ में? यानी अगर एग्जाम में पूछ दे कि एक मात्रिक स्वर को क्या कहते हैं, ह्रस्व, द्विमात्रिक को क्या कहते हैं, दीर्घ, एक मात्रिक में ये आता है आपका हर्षई, हर्षऊ, ठीक है, री, ठीक है। बाकी जो बच गया वो क्या आता है, दीर्घ में आता है। कौन कौन? दीर्घई, दीर्घऊ, ये सब किसमें आता है, दीर्घ में आता है। आगे समझ में? इसमें सिर्फ ये ओ आता है, ओम वाला ये आता है, ठीक है। ओम लिखते हैं ना, उसको ये आता है पुलुत स्वर में। अब कैसे? तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। तो याद रखिएगा ह्रस्व स्वर में, ठीक है। किस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, दीर्घ में। याद रखिएगा इनका उच्चारण स्थान पूछ दे तो अ का कंठ होता है, ई का क्या होता है, तालु होता है, और ऊ का ओठ होता है, ठीक है। आगे समझ में? क्लियर है? क्योंकि उच्चारण स्थान एक ऐसा टॉपिक है आपके 9वां 10वां 11 12 कोनो क्लास में छोड़ने वाला नहीं है आपको। याद रखिएगा इस बात को। आज हम लोग आपको ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आपके 10 के साथ 12 11 12 हर क्लास में आपको काम आएगा। 10 का 9 का 8 का किसी का भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपसे उच्चारण स्थान से 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे गए होंगे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, द्विमात्रिक समझ में आ गया, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर जाति के आधार पर, जाति के आधार पर दो होता है, एगो होता है कौन चीज, सजातीय, और एगो का होता है विजातीय। एगो सजातीय होता है कि विजातीय होता है। अब कैसे? तो जब हम अ को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ को, तो एक समान साउंड आ रहा है, कैसा एक समान साउंड आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, सजातीय होगा। क्या होगा, सजातीय। लेकिन जब हम अ के साथ किसको पढ़ें, ई को पढ़ें, जब अ के साथ हम किसको पढ़ें, ई को पढ़ें, तो क्या हो रहा है, अलग अलग साउंड आ रहा है, यानी कि ये क्या है, विजातीय है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा इसी से पूछेगा, ये कम पूछता है। स्वर क्लियर हुआ? स्वर के कितने भेद होते हैं, दो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक। इसको एक मात्रिक क्यों कहा जाता है, तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है, या एक मात्रा का समय लगता है, और इसके उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक कहा जाता है। इधर से जातीय विजातीय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें अयोग वाह एक होता है, तो अंग और अह को याद कीजिएगा, अंग और अह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। याद रखिएगा। और अंग और अह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन अयोगवाह है, निम्न में से कौन अयोगवाह है। आपको अगर ये दोनों दिख जाए तो इन दोनों में से किसी एक को टिक कर लीजिएगा। आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, तो अगला है हमारा व्यंजन। क्या है, व्यंजन। व्यंजन के परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि यह स्वर की सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से। कैसे आता, जब आप क बोलते हैं तो उसमें से किसका साउंड आता है, अ का साउंड आता है। जब हम क बोलते हैं तो किसका साउंड आता है, अ का साउंड आता है। अर्थात ये क्या है, स्वर से सहायता ले रहा है, इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका पहिलका भेद होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है जी, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम आपको बता दें कि इसको बोलने में हमारी वागिंद्री मतलब होता है कि बोलने वाले अंग कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। बोलने वाले अंग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर पूछ दे कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। अगर कोई पूछ दे कि कौन कौन से हैं, तो क से म तक, हाँ
कसम याद रखिएगा, क से म तक कसम याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजनों का नाम कसम, कसम माने क से म तक। अभी अगले क्लिप में बताते हैं आपको कि क से म तक की आपको कैसे है और कहां कहां से उच्चारित होता है, ट्रिकली बताएंगे, हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। अगला दूसरा होता है अंतस्थ। क्या होता है? अंतस्थ। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। ये कंठ से अंदर से आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कई गो है? 4 गो। कौन कौन? तो य, र, ल और व। एग्जाम में पता है कैसे पूछता है? वह कौन सा व्यंजन है, यह कौन सा व्यंजन है? अभी तो दिख रहा है तो सर जी हम लोग अंतस्थ अंतस्थ कर रहे हैं। ठीक है। अगला तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है जी? ऊष्म व्यंजन। क्या होता है जी? ऊष्म व्यंजन। इसका परिभाषा होता है कि जिसको बोलने पर गर्म वायु का प्रक्षेप हो। क्या हो? यानी कि बोलने के बाद हमारे मुंह में घर्षण जैसा कुछ हो, उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी भी संख्या कई गो है? 4 गो है। कौन? तो इसको आप लोग तालाबे कहते हैं? नहीं, इसको तालब्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तालब्य। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। और इसको कहते हैं दंत्य। और इसको कहते हैं ह। ये चारों कौन सा शब्द है? कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनको बोलने पर मुंह से गर्म हवा का प्रक्षेप होता है। अगला चौथा संयुक्त व्यंजन। कौन जी? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कई गो है? 4। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? तो यह 2 व्यंजनों को मिलाने से बने हुए हैं। यह कितने व्यंजन को मिलाने से बने हुए हैं? 2 व्यंजन को मिलाने से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये होते हैं कौन कौन? छ, त्र, और क्या? ज्ञ, और क्या? स्र। और क्या जी? स्र। सर हमको दिखाइए कि कौन कौन से मिल के बने हुए हैं। तो कछा जो है क और तालब्य श से बना हुआ है। त्र जो बना हुआ है त और किससे? र से। ज्ञ किससे? तो ग और किससे? य से। और स्र किससे? तो तालब्य श से और र से। ठीक है, इन सब मिलकर ये बने हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन कहा गया है। याद रखिए, एग्जाम में आपको कैसे पूछता है, इसको एक बार देख लीजिए, गौर से देख लिए, क्योंकि हम बाद में पूछेंगे तो ये मत कहिएगा कि हमने नहीं देखा है। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन को डीपली समझ लेते हैं। किसको जी? स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए हमें क्या करना है? स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए हमें पहले इनको बांटना है। तो स्पर्श व्यंजन में आता है क वर्ग। क्या आता है जी? क वर्ग। उसके बाद आता है च वर्ग। उसके बाद आता है त वर्ग। उसके बाद आता है त वर्ग। उसके बाद आता है प वर्ग। कितने वर्ग हो गए? सबका आपको अब हमें नहीं बताना पड़ेगा कि क वर्ग में क्या होगा, च वर्ग में क्या होगा, त वर्ग में क्या होगा। ठीक है, अब ये हो गया। सबसे पहले आता है कंठ। कंठ से ऊपर आएंगे तो क्या होगा? तालु। तालु से ऊपर आएंगे तो क्या होगा? मूर्धा। उसके बाद मूर्धा के ऊपर आएंगे दंत होगा। दंत यानी दांत, दांत होगा। और प के ऊपर आएंगे तो ओठ होगा। क्या आएगा सबसे बाहर? ओठ। फिर सुन लीजिए, इन सभी वर्णों का नाम है, ये तो स्थान हो गया, ये क्या हो गया? स्थान हो गया। और स्थान से कवर्ग को कंठ कहा जाता है। कवर्ग को क्या कहा जाता है? चवर्ग को क्या कहा जाता है? तालब्य। क को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। पवर्ग को क्या कहा जाता है? दंत्य। और ओठ को क्या कहा जाता? पवर्ग को क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य। क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्ग कंठ है?
या तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंत है और कौन सा ओष्ठ है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आता ही आता है एग्जाम में। शायद आप लोग के प्री बोर्ड में इसमें भी आया था, सेंटअप में भी आया था, एग्जाम में आया था, किसका आया था, ब का आया था, तो आप लोगों ने तो लिख दिया होगा, लिखे थे। तो ये हुआ स्पर्श व्यंजन। आगे समझ में, इस सब का स्थान हुआ कि कहां से उच्चारित होता है और उस उच्चारित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, इस सबके पंचमा अक्षर को, सबके किस चीज को, पंचमा अक्षर को क्या कहा जाता है पता है? सभी के पंचमा अक्षर को अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अब अनुनासिक क्यों कहा जाता है? जिसे अनुनासिक में कौन कौन आ जाएगा? अंग, इयो, अण, न और म। इनको अनुनासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलने में नाक प्लस किसका, मुंह, दोनों की आवश्यकता होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि वैसे वर्ण जिसको बोलने में नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। और जिसमें नाक की आवश्यकता नहीं पड़ी उसको क्या कहेंगे? तो उसको निर्नुनासिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। तो आगे वाला जो चार गो है, क ख ग घ, छ छ ज झ, ट ठ ड ढ, ट थ द ध, प फ ब भ, प फ ब भ, ये क्या है? निर्नुनासिक है। क्योंकि इनको बोलने में हमें नाक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन पांचों को बोलने में हमें नाक की आवश्यकता होती है, अतः यह क्या है? अनुनासिक है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं, अंतस्थ हमने बता दिया। अब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से हवा निकलता है। हम बोलते हैं हर वर्ण को बोलेंगे तो हमारे मुंह से हवा निकलेगा, या हकार की ध्वनि निकलेगी। किसकी ध्वनि निकलेगी? हकार की ध्वनि निकलेगी। तो जब हकार की ध्वनि निकलती है तो कभी कभी ज्यादा निकलती है और कभी कभी कम निकलती है। तो जब ज्यादा निकले तो उसको महाप्राण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाप्राण। और जब कम निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, यानी जब वर्ण के उच्चारण में, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा था किसी पेपर में, हमने देखा था। किसी वर्ण के उच्चारण में जब हवा की ध्वनि अधिक निकले या फिर हकार की ध्वनि अधिक निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं, और कम निकले तो अल्प प्राण कहते हैं। जब ज्यादा निकले तो महाप्राण और कम निकले तो अल्प प्राण। ठीक है, अब जैसे कैसे, तो हम लिख रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है ना? तो सबका पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। सबका पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा और तथा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। याद रखिएगा, जैसे अब एग्जाम में दे दे, बताइए कि तो कौन सा प्राण है इसमें? अल्प प्राण है। कैसा है? अल्प प्राण। अगर पूछ दे कि ध कैसा, ध कैसा है, ध कैसा है, तो महाप्राण है। क्यों? क्योंकि इसके बोलने में हकार की ध्वनि अधिक निकलती है। बाकी का अगले क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग थोड़ा देख के आइएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम आपको आगे बढ़ाएंगे।